हेलो दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स की अगली क्लास कर रहे हैं। आज इस क्लास के बारे में हम राष्ट्रीय आय के बारे में बताएंगे आपको। राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम। अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय आय। सबसे पहले आय क्या होती है ये जानना जरूरी है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम, जैसे कि पप्पू एक मार्कर बनाने की कंपनी लगाता है और वह हर रोज एक मार्कर बनाता है और 30 दिन में वह 30 मार्कर बना देता है। तो ये 30 मार्कर उसकी पप्पू की आय हुई। 30 मार्कर पप्पू की आय। और वह 30 मार्कर को जब बाजार में बेचता है, 30 मार्कर को जब पप्पू बाजार में बेचता है 300 रुपये में, तो वो उसकी पप्पू के पास राष्ट्रीय आय जाती है। पप्पू की इनकम 300 रुपये हो जाती है। सीधे मतलब ये है, जो कि कोई भी काम अपने शुरुआत में करते हैं, जैसे परिभाषा इसकी, किसी भी राष्ट्र में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सीधी परिभाषा है, किसी भी राष्ट्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय में किन किन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय संकलन में किन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में किन किन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। नंबर 1, गृहिणी की आय। नंबर 1 अपने गृहिणी की इनकम। नंबर 1, गृहिणी का कार्य। जैसे हमारे घर में माँ बहन काम करती हैं, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। नंबर 2, चोरी की आय। नंबर 2, चोरी की आय होती है, उसमें उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। और शेयर की। नंबर 3 है शेयर की कमाई। शेयर की कमाई है और शेयर की कमाई को शामिल नहीं किया जाता। नंबर 4, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। और जैसे उपहार को शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय में। और इसके बाद किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक लेन देन
किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक लेन देन, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक लेन देन, सबसे पहले आर्थिक लेन देन के लिए उत्पादन होना जरूरी, फिर वितरण, नंबर 2 वितरण, नंबर 3 उपभोग। ये अर्थव्यवस्था की 3 ऐसी चीजें हैं, इसके बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। और इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक लेन देन, नंबर 1 घरेलू और व्यापारिक घराने। घरेलू घराने में क्या होता है, जैसे कि हमें जमीन को हम व्यापारिक घराने के लिए देते हैं, तो व्यापारिक घराने वाले लोग हमें जमीन के बदले में किराया देंगे। किराया बदले में क्या देंगे? किराया। फिर हम घरेलू में मजदूर को व्यापारिक घराने वाले देंगे वेतन देंगे। और फिर इसके बाद है पूंजी पर व्यापारिक घराने वाले लोग देंगे ब्याज। फिर अपने उद्यमी जब घरेलू में काम करता है तो व्यापारिक घराने वाले लोग देंगे उद्यमी को बदले में लाभ। उद्यमी को क्या देंगे? बदले में लाभ देंगे। जमीन को व्यापारिक घराने वाले बदले में घरेलू लोगों को क्या देंगे? किराया देंगे। और मजदूर को व्यापारिक घराने वाले बदले में क्या देंगे? वेतन देंगे। और पूंजी को जब लेंगे तो वापस व्यापारिक घराने वाले देंगे ब्याज। और उद्यमी को देंगे लाभ। और इससे आगे जैसे जमीन, मजदूरी, उद्यमी और पूंजी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। और इसमें उत्पादन के कारक है। उत्पादन के कारक कौन से हैं? जैसे सबसे पहले जमीन होनी चाहिए, फिर पूंजी, मजदूरी, उद्यमी और मजदूर, ये होने जरूरी है उत्पादन के कारक के लिए। फिर अगली बात करते हैं आय व्यय पद्धति लागू होती है राष्ट्रीय आय में। आय पद्धति में किन को शामिल किया जाता है? आय पद्धति में निजी खर्च, सबसे पहले इसमें निजी खर्च, प्लस में सरकारी व्यय, प्लस व्यय पद्धति में हम बात करेंगे निजी खर्च प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश प्लस निर्यात और माइनस इसमें कर देंगे आयात। हमारी निकल आएगी टोटल राष्ट्रीय आय। हमारी टोटल निकल आएगी राष्ट्रीय आय। व्यय पद्धति में हम जोड़ेंगे निजी खर्च को, जोड़ेंगे सरकारी खर्च को, उनको जोड़ेंगे और निवेश और निर्यात को, और इसमें आयात को हम माइनस कर देंगे। तीसरी पद्धति हमारी उत्पाद पद्धति। राष्ट्रीय आय निकालने की तीसरी पद्धति है उत्पाद पद्धति। मूल्यवर्धन, उत्पाद पद्धति और मूल्यवर्धन पद्धति। इसमें उत्पाद पद्धति में हम
किसी भी वस्तु को जो उसकी कीमत मिलती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। उत्पाद पद्धति में किसी भी वस्तु को जो उसकी कीमत मिलती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। नंबर 2, मूल्यवर्धन पद्धति में मूल्यवर्धन पद्धति में जैसे किसान ने गेहूं उगाया, जैसे किसान ने गेहूं उगाया 10 रुपए का, जैसे किसान ने गेहूं उगाया 10 रुपए का, फिर उसको गेहूं बेच देता है आटा चक्की वाले को 20 रुपए में, आटा वाले को बेच देता है, आटा वाला बेकरी को बेचता है 30 रुपए में, बेकरी वाला बेचता है, बेकरी वाला ब्रेड वाले को बेच देता है, बेकरी वाला बेच देता है थोक विक्रेता को 40 रुपए में, और थोक विक्रेता बेच देता है कंज्यूमर या उपभोक्ता को 50 रुपए में। इसमें मूल्यवर्धन पद्धति क्या होती है, इसमें हर में 10-10 की वृद्धि हो रही है, 10 की इसमें हो गई और 10 की इसमें, 10 की इसमें, हर में 10-10 की वृद्धि वाला मूल्यवर्धन पद्धति है। और सबसे पहले 1860 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आंकलन या शुरुआत 1860 ईस्वी में राष्ट्रीय आय की शुरुआत सबसे पहले दादाभाई नारोजी ने की थी। दादाभाई नारोजी ने की थी, और दादाभाई नारोजी की पुस्तक है, दादाभाई नारोजी की पुस्तक 1860 ईस्वी में राष्ट्रीय आय की शुरुआत सबसे पहले दादाभाई नारोजी ने की थी। इसकी पुस्तक का नाम दादाभाई नारोजी का पावर इंस्टीट्यूट रूल इन इंडिया। और इसके बाद 1930 ईस्वी में वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय की शुरुआत की थी। 1930 ईस्वी में वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय की शुरुआत की थी डॉक्टर वी.के. राव ने 1930 ईस्वी में वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय की शुरुआत की थी डॉक्टर वी.के. राव ने। और राष्ट्रीय आय की शुरुआत 1860 ईस्वी में दादाभाई नारोजी ने की थी, और इसको अनुमानित आय 20 रुपये थी उस टाइम 1860 ईस्वी में। हेलो दोस्तों, आज हमने राष्ट्रीय आय के बारे में आपको बताया है। 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना।